पहले क्या होता है, ज्यादातर फादर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे पढ़ाई के मामले में। मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छे लोगों में उठा बैठा जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी, और वो लोग आज भी मेरे साथ हैं। किसी का मैं बड़ा भाई था, किसी का मैं छोटा भाई था। तो मेरी बहुत सिंपल फिलोसफी थी कि अगर आपको पाकिस्तान खेलने की एंजाइटी नहीं हो रही थी, इसका मतलब आपके अंदर जो है ना वो पैशन नहीं है। अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम लोग जो ऐसे बाहर लोग बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली जब बुरा टाइम होता है तो वो कहते हैं ना कि एज अ कॉम हम लोगों को एक हो जाना चाहिए और हर प्लेयर के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम की भी यही कोशिश है कि एक अच्छी टीम बनाई जाए। भी पाकिस्तान का सितारा आपके सीने पे लगा हुआ होता है, तो उसकी जो फीलिंग है ना वो एक अलग फीलिंग है। आप कोशिश करें कि आपके स्कूल से बच्चा जो है वो आपके शहर की नुमाइंदगी करे, अंडर 16 खेले, 19 खेले। Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Greatness Diaries. We are here with another great guest. He is the pride of Pakistan. He is the pride of Pakistan cricket. He has several achievements in the domestic level as well as international level. That's right. Our today's guest is one and only Sarfaraz Ahmed, and he started off his career as like under 19 cricket team in the under 19 cricket team, and he won the final against India in 2006, and defending a very low score. And also, he was the very youngest player to receive Sitara Imtiaz in 2018. And in February 2017, he was appointed as the captain of Pakistani national cricket team, and under his captaincy, out of 37 matches of T20, we won 29 of them, and 50 of ODI, and out of 50, we won 28 of them. And आपकी captaincy में sir, we were ranked as the world's best team in T20s. Ramesh Raja also says that he is a true team player. So, without any further ado, let's introduce you to Sarfaraz Ahmed. Assalamu alaikum Sarfaraz भाई, मेरा नाम हिशाम अहसान है मेरा नाम निजा शेख है। और हमारे साथ नजूबिया हमारी फैकल्टी मेंबर। अस्सलामुअलैकुम। मैं और निजा हम दोनों जनरेशन स्कूल की स्पोर्ट्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और उसके साथ साथ निजा फुटबॉल टीम की कैप्टन भी है। और सर ये हमारे लिए बहुत एहसास की बात है कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, और क्योंकि आप हमारे मुल्क का फख्र है, और हम बहुत दिनों से इस दिन के लिए एक्साइटेड थे। मैं और बहुत ज्यादा निशाम एक्साइटेड थे और हम लोग तैयारियां कर रहे थे इस इंटरव्यू के लिए। तो चले फिर आपके बारे में जानते हैं, आपकी जिंदगी के बारे में। चलें जरूर, आप करें तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, और उम्मीद है कि जो हमारा जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा रहेगा आगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी शुरुआत से, जब आप क्रिकेट की दुनिया में दाखिल हुए। तो आप मुझे बताएं आपका क्रिकेट में शौक कैसे पैदा हुआ क्रिकेट पे, और आप क्या स्कूल में खेलते थे या फिर कजन्स के साथ, और जब आपने कब सोचा कि आपको अब प्रोफेशनली खेलना शुरू करना है। देखे, मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही शौक था जैसे हर बच्चे का होता है क्रिकेट खेलने का। तो मैंने भी अपनी जो क्रिकेट है वो गली से स्टार्ट करी। जैसे हर बच्चा जो है वो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता है, तो मैंने बस गली से खेलते खेलते जो है वो ग्राउंड में गया, और उसके बाद फिर वो पहले गली में जो है वो क्रिकेट खेलते थे अपने दोस्तों को जमा करके। हमारी गली की टीम होती थी, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, मैं अभी भी वहीं पे रहता हूँ उसी गली में। तो हमारे यहाँ वहाँ पे जो है वो गौसला आजम ग्राउंड अभी भी मौजूद है। तो वहां पे अपनी लड़कों को, गली के लड़कों की टीम जमा करके जाके अपनी टेनिस बॉल की टीम बनाना। फिर टेनिस बॉल से हम टेप टेप पे आए। फिर जब टेप टेप से अच्छे खेलना शुरू हुआ तो हमने फिर टेप टेप का मैच रखना शुरू कर दिया कि जो टीम जीतेगी वो टेप दूसरी वाली टीम को जीतेगी। तो भाई इस तरीके से फिर स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर हार्ड बॉल स्टार्ट करी मैंने। और अभी भी हम आपको देखते हैं, आप गली में कभी कभार अभी भी खेल रहे होते हैं, उसकी वीडियोस आती हैं। तो जी। ये मतलब हम्म। आपका स्टार्ट जैसे हर बच्चे का ही होता है, और अच्छा, जो है तो वो कौन सा लम्हा था जब आपने सोचा कि अब मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आना है। देखिए, आप वो लम्हा तो नहीं कह सकते, बस ये कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए और हार्ड बॉल खेलने का रुझान ज्यादा हुआ, तो बस फिर हार्ड बॉल खेलना स्टार्ट करी। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने जब गली से स्टार्ट की, फिर जब ग्राउंड में गए हार्ड बॉल खेलना स्टार्ट करी। तो सबसे पहले मैं गया AZ क्रिकेट एकेडमी पे, जहाँ पे नवेद महबूब अजमी भाई हैं जो कि कोचिंग किया करते थे, वहाँ पे अभी भी कोचिंग करते हैं। और उसके अलावा फिर मेरा एक कजन का क्लब है जिया अहमद, उनके क्लब में मैं गया सकिया संजीम खाना। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 98-99 की। तो उस वक्त मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट खेलना स्टार्ट करी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते जो है मैंने प्रॉपर अंडर 15 जो है वो 2000 में खेली। फिर एक बार मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म किया मैंने, तो हमारे जोन 1 के आफ्ताब भाई थे, उन्होंने मुझे एक जोन का अंडर 19 का एक मैच खिलाया जो कि PCB रीजनल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पे था।
तो बस ऐसे ही मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। लेकिन जो मेरी सही क्रिकेट, जो मेरी प्रॉपर क्रिकेट शुरू हुई, जब मैं जोन 6 में आया पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में, वहां पे जो आजम भाई है, वहां से मेरी जो प्रॉपर जो क्रिकेट स्टार्ट हुई। वहां से मैंने अंडर 17 खेली, और फिर वहां से मेरी एक प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट हुई आगे। अच्छा, तो सरफराज भाई, आपने जो है वो अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था 2006 में इंडिया के अगेंस्ट, और मेरे ख्याल से 107 जो है वो आप लोग का स्कोर था, जो कि लो स्कोर था, मगर उसको भी बहुत अच्छी तरह हमने डिफेंड किया, उसमें आप कैप्टन भी थे। तो जो है वो जब आप जीते, आपको अभी भी याद होगा कि आपके क्या जज्बात होंगे, आपके क्या इमोशंस होंगे उस वक्त, तो आपको तो याद होगा, तो आप वो हमें बताना पसंद करेंगे? देखिए, वो तो शायद जो है वो जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि वो जी ऐसे मोमेंट है बिल्कुल। जो कि लाइफ टाइम आपकी अचीवमेंट होते हैं किसी भी क्रिकेटर्स के लिए। जैसे मैंने बताया कि मेरी पूरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो ऑब्वियसली यही हुई कि 2004 में जब मैंने 17 खेली। उसके बाद फिर जब अंडर 19 खेली 2005 में, तो पहले जो मेरी सिलेक्शन हुई वो एफ्रो एशिया कप में हुई, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जो है वो कैप्टन बना। टीम हमारी अंडर 19 गई थी, इंडिया गई थी हम लोग खेलने के लिए एशिया कप। और मैं आपको बताना चलूँ कि हर अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले जो है वो कुछ सीरीजें होती हैं, उसके बाद एशिया कप होता है, और जरूर। फिर वर्ल्ड कप होता है अंडर 19 का। तो हमारा भी ऐसा ही था बिल्कुल कि नवंबर या दिसंबर था उस वक्त हमारा जो है ये एशिया कप हुआ, एफ्रो एशिया कप, जो कि इंडिया में हुआ। उसके बाद फिर हमारा ये फरवरी 2006 में जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ श्रीलंका में। तो उसकी यादें बहुत ही अच्छी हैं, और मुझे आज भी याद है हम लोग फाइनल में जो है वो 109 रन पर आउट हो गए थे हम लोग अगेंस्ट इंडिया। और ये फाइनल वहीं हुआ था प्रेमदासा स्टेडियम पे, जहाँ पे अभी रिसेंटली पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम ने जो है वो इंडिया को ही एशिया कप हराया है अभी, जिसमें जो है हमारे मशहूर भाई जो है वो कोच थे। तो ये है कि बड़ी अच्छी यादें हैं। 109 पे जो है हमने उनको आउट किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी बैटिंग जो हमारी बॉलिंग जो है वो लंच से पहले आ गई थी। तो अब लड़कों से हमारी यही बात थी, जो हमारे कोच थे, मैनेजर थे, वो यही बात कर रहे थे कि यार देखो, उनकी जो बैटिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर हम उनके जल्दी आउट कर लेंगे तो जो है वो आप मैच जो है वो जीत सकते हैं। तो हमारी यही हुआ कि अनवर अली था उस वक्त हमारा बड़ा जबरदस्त बॉलर, जमशेद अहमद, इन लोगों ने स्टार्ट किया, और पहले 2 ओवर में उनके 4 आउट हो गए थे। और जब लंच ब्रेक हुआ है तो उस वक्त वहां पे मगरिब, क्योंकि जहाँ पे फिर मैं जाता स्टेडियम है, आपको मैं बताता चलूँ, वहां पे काफी ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है उसके ग्राउंड के सराउंडिंग में। तो लंच हो गया, तकरीबन कोई मगरिब का टाइम हो गया था, तो अजानों की आवाजें आ रही थी वहां पे। तो बस लड़कों को यही था कि यार किसी भी तरीके से मैच स्टार्ट हो जाए ताकि हम उनको जल्दी से ये मैच जीते। तो फिर हमने उनको 71 पे आउट किया था। और जो वो खुशी थी वो आज भी याद है कि एक स्टैंड बना हुआ था, और वहां पे काफी ज्यादा मुस्लिम जो है वो सपोर्टर आए हुए थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। और हमने जो है वो उनकी तरफ जाके, पूरी टीम उनकी उसी स्टैंड पे गई है, वो एक ही स्टैंड वहां पे भरा हुआ था पब्लिक से। और हमने गए, हमने वहां पे खूब पाकिस्तान के नारे लगाए। और वो जोश जज्बा जो है ना, आज भी जब वो 19 फरवरी आती है तो तस्वीरें याद आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो सरफराज भाई, आपने अपनी स्टार्टिंग की जर्नी, आपका जो पूरा वर्ल्ड कप था इसका सफर के बारे में बताया, लेकिन इधर तक आने में आपको काफ़ी मुश्किलात आई होंगी। उसमें सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि हमारे फैमिली का प्रेशर होता है और पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि बच्चे को बोलते हैं कि आप पढ़ाई पे फोकस करें, अपना करियर आप किसी अच्छी फील्ड में बनाएं, ना कि स्पोर्ट्स खेल के या क्रिकेट खेल के। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि आपने अपने पुराने इंटरव्यूज में बताया हुआ है कि आपके अब्बू का भी यही प्रेशर था आपके ऊपर, तो आपने उस वक्त कैसे कोप अप किया उस प्रेशर से, और आपने उस वक्त आपको किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जब? देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल स्टार्टिंग डेज की बात है, जो मैंने अपने इंटरव्यूज में बताया कि चूंकि मेरे जो वालिद साहब थे वो बहुत ज्यादा दीनी एतबार से बहुत ज्यादा वो थे स्ट्रांग, चूंकि तो वो ये कहते थे कि यार नमाज पढ़ो और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। तो काफी बार ऐसा भी हुआ, जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया कि ग्राउंड से पिटते हुए भी आए, हम्म। घर जो ग्राउंड से पिटते हुए भी आए। जैसे हर बच्चा जो है नॉर्मली, अब तो खैर जो है अब तो फादर बहुत नहीं मारते, बहुत कम स्ट्रिक्ट फादर देखे हैं मैंने अब तो। लेकिन पहले क्या होता है, ज्यादातर फादर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे पढ़ाई के मामले में। तो मेरा भी यही था। फिर उसके बाद ये हुआ था कि मेरे वालिद साहब की तबीयत जो है वो खराब हो गई थी, बेड पे थे। तो फिर अम्मी जो है वो अम्मी जब शुरू में अखबार में नाम आना शुरू हुआ, पहले क्या होता था, पहले अखबार में कटिंग्स आती थी। और जितने भी आप स्पोर्ट्स मैन होंगे, किसी से भी बात करेंगे पुराने जमाने के, जब तक ये सोशल मीडिया इतना रिवाइव नहीं था, तो उस वक्त क्या होता था, पहले अखबार में कटिंग आती थी और उस कटिंग को हम लोग संभाल के एक फाइल बनती थी, और उस फाइल के अंदर प्लास्टिक पेपर होता था, उसके अंदर हम लोग रखते थे। क्योंकि क्या होता था कि वो एक आपकी यादगार होती थी। अगर वो कोई आपसे बोलता था कि यार अपने परफॉर्मेंस लेके आओ,
तो हम वो प्रोफाइल लेके जाते थे, वो फाइल लेके जाते थे, फिर उसके अंदर आपकी सारी परफॉर्मेंसेज होती थी। उस वक्त के सारे अखबार होते थे, जंग अखबार होता था, एक्सप्रेस अखबार, अखबार वो अभी भी होते हैं, लेकिन पहले लोग अखबार खरीद के पढ़ते थे। आजकल क्या होता है कि आज सब जो है वो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे खबर आ जाती है, तो सब तब उसी में पढ़ते थे। तो पहले क्या होता था, अखबार बाकायदा जाके अखबार खरीद के आते, जिस अखबार में आपकी कटिंग आती थी, फिर वो कटिंग का वो हिस्सा काट के जो है ना वाला पूरा पेज जो है वो हम लोग अखबार में लगाया करते। फिर जैसे जैसे अखबार में नाम आना शुरू हुआ, तो शायद घर वालों को पता लगा कि यार ये थोड़ी बहुत जो है वो क्रिकेट खेल सकता है, तो बस वही था। उस तरीके से फिर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अम्मी थी, फिर भाई ने जो है, क्योंकि वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई थी, तो भाई ने जो है वो जो हमारी एक शॉप है उसको संभालना शुरू कर दिया था। फिर इसकी वजह से मैंने जो है अपनी क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी थी। और इसी वजह से आज आप इतने बड़े प्लेयर बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, खैर कप्तान, हमने आपको फील्ड में तो बहुत देखा है और विकेट के पीछे भी आपको बहुत देखा है, मगर यहाँ हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सरफराज अहमद ऑफ फील्ड क्या करते हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज, माशाल्लाह से आप हाफिज कुरान भी हैं जैसे मुझे पता है, तो जो है ऑफ फील्ड आपका क्या काम, क्या करते हैं, जैसे फैमिली साइड टाइम स्पेंड करते हैं या क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, ऑफ फील्ड में ज्यादातर तो ये होता है, मेरे को इतने ज्यादा दोस्त वगैरह तो है नहीं। मेरा एक ही दोस्त है और बाकी मेरे सारे क्रिकेटिंग वाले दोस्त हैं। मेरा एक ही दोस्त है स्कूल का, शारिक। ज्यादा कभी उसके पास मैं चला जाता हूँ, वरना अदरवाइज ये होता है कि फैमिली के साथ ज्यादा टाइम गुजरता है, अपनी ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ, और बच्चों के साथ जो है मैं टाइम स्पेंड करता हूँ बहुत ज्यादा, मुझे बहुत मजा आता है। और दूसरा, जब टूर्स पे होता हूँ, तो जब ऑफ फील्ड हम लोग मैचेस होते हैं, तो लड़के हम लोग एक साथ बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। तो मेरा, अगर वैसे आप पूछे, तो ज्यादातर दोस्तों के साथ टूर्स पे जब होता हूँ, और जब फैमिली के साथ होता है, अपनी फैमिली के साथ और अपने घर पे। ये बात है। सरफराज भाई, जैसे कि हम सबको पता है, हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कि वो कंसिस्टेंटली करता हुआ आ रहा होता है और उस पे काम कर रहा होता है, और उन हैबिट्स में वो डिसिप्लिन मेंटेन रखा होता है उसने। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी कौन सी ऐसी आदतें थी जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने बड़े प्लेयर बने। हाँ देखिए, मैं हमेशा बार बार जो है ना एक इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छे लोगों में उठा बैठा, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी, और वो लोग आज भी मेरे साथ हैं। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तब भी वो लोग मेरे साथ थे, और आज जब मैं ऑलमोस्ट अपनी सारी क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद एक दो साल के बाद मैं जो है वो भी सोचूंगा कि शायद अब मैंने क्रिकेट को खैराबाद कहना है। तो वो लोग आज भी मेरे साथ हैं। तकरीबन मुझे क्रिकेट खेलते हुए आज 24 साल हो जाएंगे, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए। तो हमेशा उन लोगों ने मुझे यही बातें बताई कि क्रिकेट के अच्छे लोगों में उठे बैठो, और कभी भी आप किसी मकाम पर पहुंच जाओ, तो कभी भी अपने आप को ये मत समझना कि यार कि ये इस जगह पे आप आ गए, आप इस जगह से कभी हट नहीं सकते। तो उनका हमेशा से यही था। तो मैं अपने ये मानता हूँ, और हर बच्चों को बार बार ये कहता हूँ कि हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें, और माँ बाप के बाद उन लोगों की इज्जत करें जो कि आपको एक सही गाइडलाइन देते हैं, जो कि आपके टीचर्स होते हैं, जो कि आपके असातिज़ा होते हैं। क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जो कि बेलौस आपसे जो है ना मोहब्बत करते हैं, और उन्हीं की दुआएं जो है ना वो आपके करियर में आपके बहुत ज्यादा काम आती हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो है वो सीन पे आ जाते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं, हमें दुनिया जानती है, हमें दुनिया जानती है, हम दुनिया में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी है। लेकिन जो हमारे असातिज़ा होते हैं, हमारे माँ बाप के बाद, जो कि एक फादरली फिगर या मदरली फिगर जो होते हैं, वो लोग हमें एक सही गाइडलाइन देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं। अगर मैं क्रिकेटिंग की फील्ड में लूँ, तो हमें बताते हैं यार कि अपने आप में टेक्निक ऐसे बेहतर करनी है जो कि हमारे करियर में काम आता है। क्योंकि जो उन्होंने शुरू में बातें बताई होती हैं, जब कहीं ना कहीं अपने करियर में आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो वो जो उनकी चीजें, स्टार्टिंग की चीजें वे बताई भी होती हैं, वही आपके करियर में आपको मुश्किल हालात में निकलने में काम आती हैं। तो मैं हर बच्चे को मेरा ये मैसेज है कि आप जैसे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, वैसे ही अपने असातिज़ा की इज्जत करें, क्योंकि वो लोग बेलौस होते हैं। ठीक है, वो लोग अपनी जगह पे रहते हैं। बच्चे आते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे 1 क्लास में आते हैं, 2 में चले जाते हैं, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे पढ़ते पढ़ते जो है वो आगे कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है। जैसे हम लोग अपनी फील्ड में हम क्रिकेटर बन गए, तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन वो लोग आज भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। हम जब अपने वापस अपने क्लब में जाते हैं, तो वो लोग उसी तरीके से उन्हीं बच्चों के साथ जो है वो मेहनत करते रहते। तो मैं हमेशा मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, और उन लोगों को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है, हम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। वो आज भी बैठे हुए हैं, वो लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, कुछ भी नहीं होता। हम जब भी इंटरव्यू में जाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनको सिर्फ ये खुशी होती है कि यार इस बच्चे ने हमें याद रखा। तो यही सारी चीजें हैं
मैं हमेशा उन सबका नाम लेता हूँ। आजम भाई हो गए, जो कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर्स हैं, नदीम उमर साहब। ये वो लोग हैं जिन्होंने, मैं जब 17 साल का था तब मैं इनके पास आया था, तो आज मैं ऑलमोस्ट 37 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ, तो आज मैं भी इन लोगों की गाइडेंस लेता हूँ। जब भी कोई मुश्किल प्रॉब्लम होती है, देखें जब आप इतना लंबा कैरियर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। तो एक कॉल जब आपको आ जाती है ना इन लोगों की, तो हौसला बढ़ जाता है आपका। और आपको इस टाइम पे, जब आप इस एज पे पहुंच जाते हैं, तो आपको सिर्फ हौसले की जरूरत होती है। आप लोग, उन लोगों का साथ चाहिए होता है जो आपके मुश्किल टाइम पे आपके साथ खड़े हुए हों। तो मैं आप लोगों को, और जो आपके सुनने वाले जो भी आपके व्यूअर्स हैं, तो यही मैसेज है मेरा कि हमेशा जो है अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं आपकी लाइफ में, जो कि आप लोगों को चलना सिखाते हैं अपने माँ बाप के बाद। माँ बाप हमें अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल देते हैं, अच्छा खाना सिखाते हैं। तो मेरे नज़दीक में वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसके अलावा आप नमाज पढ़ें, ठीक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, और हार्ड वर्क पे बिलीव रखें। हार्ड वर्क, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है, जो भी सच्चे दिल से हार्ड वर्क करेगा उसको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो वो कहते हैं ना, बड़े कहते हैं, नियत साफ होती है तो मंजिल आसान होती है। तो मेरा ये बहुत सिंपल सी फिलोसफी है। कोई मैंने ऐसी चीज नहीं की मैं कहूँगा मैंने मेडिटेशन की है, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और ये सोचता हूँ, उसको अज्यूम करता हूँ। आई थिंक यही बहुत बड़ी चीज है। अगर लोग इन चीजों पे अमल करें और अपने आप को किसी मकाम पे भी पहुंच जाएं, तो अपनी रूट्स को कभी ना भूलें कि हमने क्या रूट्स ली थी और हमारी लाइफ में क्या स्ट्रगल थी। तो भाई हमने तो इतनी बस, अच्छी बातें की हैं और इतनी लाइक हाँ, गोल्डन बातें ना, इसको कहेंगे हम, गोल्डन वर्ड्स हैं आपके। और हम तो बहुत कुछ सीख लेंगे इससे। लाइक हम देखते हैं कि टीचर्स की आजकल जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, बच्चे वैसी यही रिस्पेक्ट मैं भी नहीं सोच कर रहा रहे था जी। होते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देते अपने टीचर्स, अपने कोचेस को, जो कि वो डिजर्व करते हैं। हम्म। और आपने जो बात की बिल्कुल सही की। और आपने जो शुरू में बात की ना, कंपनी हमेशा अच्छी रखे, तो वो भी बहुत मुझे तो भी हम दिल देख पे रहे हैं लगी कि चीज। आजकल जो है वो बच्चे दोस्त बनाते वक्त नहीं सोचते कि हमारा जो है वो इस चीज का भी असर होगा हमारी लाइफ पे। तो ये बच्चों हाँ, को देखिए, बहुत सीखने को मिलेगा इससे। देखिए मैं और आपको बताऊं, पता क्या है, जब आप जा रहे होते हैं ना, जब आप अच्छे उसमें जा रहे होते हैं, तो आपके साथ अच्छे लोग होना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि खुदा ना खास्ता कभी आपको स्ट्रगल होती है, कभी आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो आपके साथ इसलिए अच्छे लोग होने चाहिए साथ, जो कि आपको पॉजिटिव बात करें और आपको ये मोटिवेट करें कि नहीं यार कोई बात नहीं, हम दोबारा हार्ड वर्क करेंगे, हम दोबारा मेहनत करेंगे, अपने रिजल्ट को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द ये लोग हैं, नहीं यार आके आप बेटा आपने मेहनत की थी और ये रिजल्ट इन लोगों ने गलत बनाया है, तो इसका मतलब एक बंदा तो पहले ही नेगेटिव हुआ हुआ कि यार मैंने सही। मेहनत की थी, मैंने परफॉर्मेंस की थी और मेरा नाम नहीं आया या मैं पास नहीं हुआ। तो एक जो बंदा इंसान नेगेटिव है ना, अगर उसके एयर में और उसकी वाइब जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो वो फिर जो है वो हार्ड वर्क और नहीं करेगा। वो बोलेगा यार हाँ वाकई ये लोग सही कह रहे हैं। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अच्छे लोगों का उठना बैठना इसलिए जरूरी है कि वो आपको ऑल द टाइम मोटिवेट करें। क्योंकि अगर हमने ये सोचा है कि अपनी फील्ड में हमने पढ़ाई करनी है, हमने आगे डॉक्टर बनना है, तो हर्डल्स तो आएंगी, मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन अचीवर वही होता है जो कि इन सबको मुश्किलात को झेल के आगे बढ़ता है। तो मेरा मानना भी यही है, क्योंकि हमारे क्रिकेट में बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि हमें लगा कि यार हम डिजर्विंग है, लेकिन हमारे कान में वो बात ही नहीं गई कि हमें लगता था, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि मैं इस जो है वो डिजर्विंग बंदा हूँ और मुझे पाकिस्तान टीम में खेलना चाहिए, या कोई पढ़ाई कर रहा है यार मुझे टॉप करना चाहिए, मुझे पास होना चाहिए। हर इंसान को ये लगता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आते, तो उसके आसपास के जो लोग होंगे ना, अगर वो उससे पॉजिटिव बात करेंगे तो उसको वो वाइब्स अच्छी आएंगे, वो बोलेगा यार ठीक है यार, कोई बात नहीं, मेरा इस बार रिजल्ट नहीं आया, मैं दोबारा मेहनत करूंगा, मैं अपने रिजल्ट को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर वाइब्स अच्छी आएंगी, तो फिर इंसान जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा और वो उन मुश्किलात को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो सरफराज भाई, हमें पता है, सबको पता है कि आपका जो टाइम था कैप्टनसी का, वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टाइम था पाकिस्तान की क्रिकेट में, खासतौर में T20 की अगर मैं बात करूं। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सी आपकी लीडरशिप स्किल्स थी जिसकी वजह से टीम जुड़ी हुई थी उस वक्त। और पाकिस्तान की टीम के अंदर, क्योंकि हर किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म के मिजाज के लोग होते हैं, लेकिन आपकी कौन सी वो लीडरशिप स्किल्स की वजह से टीम ने जुड़ के खेला और काफी सारी सीरीज और टूर्नामेंट्स जीते हैं। जी, वो बड़ा जरूरी है। देखिए पता क्या है, ये जो मैं हमेशा बार बार ये एक बात कहता हूँ कि वो इट्स नॉट अबाउट मी कि ओनली कि मेरी वजह से पाकिस्तान टीम जीती या पाकिस्तान टीम जो है वो नंबर वन रही। ये सारा जो है ना इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ आपकी टीम का होता है, आपके प्लेयर्स का होता है। अगर आपके पास, मैं अपने आप को इसलिए बहुत ज्यादा लकी समझता हूँ कि जो भी प्लेयर आए मेरे पास, बहुत ज्यादा
यंग टीम थी, जितने भी लड़के आए बहुत यंग थे उस वक्त। तकरीबन 7 से 8 लड़के जो है उस जिन्होंने अपना कैरियर का डेब्यू किया, और आज वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं और पाकिस्तान टीम के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो आई थिंक ये सारे लड़के बहुत ज्यादा अच्छे थे। मैं तो ये मानता हूँ कि ऑब्वियसली इनकी अपब्रिंगिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, और क्योंकि मेरा अंदाज काफी डिफरेंट था कप्तानी करने का, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जो है वो काफी रहता था ग्राउंड के अंदर, लेकिन जो ये लड़के थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम, इमामुल हक, शादाब खान, ठीक है, हसन अली, फ़हीम अशरफ, आसिफ अली, उस्मान शनवारी, शाहीन शाह अफरीदी, हुसैन तलत, फखर जमान, रोमान रईस, ये सारे वो लड़के हैं जिन्होंने उस वक्त अपने ऑलमोस्ट कैरियर का स्टार्टिंग पॉइंट पे जी। थे, स्टार्टिंग बिल्कुल पॉइंट पे थे। तो आई थिंक ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे, और इन लोगों को जो जो बोला गया ग्राउंड के अंदर, या जो जो उस वक्त हमारी टीम मीटिंग्स भी होती थी कि यार हमारी टीम की डिमांड यही है, एज अ कैप्टन रिक्वायरमेंट यही है, और ये इस वक्त ग्राउंड की एक्सपेक्टेशन ये है कि हम इस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे, तो उन लोगों ने उस तरीके से उसके ऊपर अमल किया और ग्राउंड के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली। तो मेरी बिल्कुल ये मैंने मेरा जो था वो इनके साथ कैप्टन वाला रिश्ता मेरा बिल्कुल इनके साथ जो है ना वो, सॉरी, भाइयों वाला रिश्ता था। तो जिसकी वजह से जो है ना वो हमारा एक अच्छी टीम बॉन्डिंग रही, और जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छे आए। तो सेवी भाई, ये तो था आपकी टीम बॉन्डिंग तो बड़ी अच्छी थी, हम देखते ही थे। जैसे कि 2017 में, जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र नहीं किया क्योंकि अभी मुझे पूछना था, और 2017 ही है जो चैंपियंस ट्रॉफी थी हमारी, हमने लाइव देखी थी वन वो। ऑफ द और बेस्ट मोमेंट्स थे क्रिकेट में हाँ, जब हम और वो इतनी अभी तक उसकी खुशी होती है, पता नहीं क्यों, लाइक आपका वो आखिरी कैच था, ऑफिस आप और जो भागे थे वो कैच पकड़ के अभी तक ना बहुत वो हमें अभी तक याद है, खून गर्म हो जाता है ना। तो और मगर उस टाइम पे ना एक ऐसा मोमेंट आया था कि जब हार्दिक पांड्या आए थे बैटिंग करने, इंडिया की सारी विकेट्स गिर रही थी, बट जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए थे उनकी 50 हो गई थी, और शायद 76 पे वो आउट हुए थे। तो उस वक्त जो है वो हमें एज अ ऑडियंस भी लाइक प्रेशर फील हो रहा था। हमें हमें तो ये था कि सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, मगर जो है वो आपको भी उस वक्त जाहिर है कि आप प्रेशर फील हो रहा था, और फिर एज अ कैप्टन आपकी क्या स्ट्रेटेजीज थी कि टीम को किस तरह जो है वो अंडर प्रेशर से निकलवा के बस जीतना है, क्योंकि फाइनल था, इंडिया के अगेंस्ट था, और रमीज राजा ने भी ये प्रिडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा और पाकिस्तान जीतेगा। तो उस वक्त आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? देखिए फाइनल की जो वो थी सारी, मैं आपको बताऊं कि जब हमने 339 रन किए तो ऑब्वियसली हम ज्यादा एज ए टीम बहुत कॉन्फिडेंट थे। और अगर मैं आपको बिल्कुल पहले मैच से लेके जाऊं तो पहला इंडिया का हमारा मैच था। हार गए थे। तो उस, हाँ बिल्कुल, वो हम बहुत बुरी तरीके से आया था, बहुत बुरी तरीके से हमारी जो है बैशिंग हुई थी, और सब ने हमें जो है ना बहुत रूल्ड आउट कर दिया था टूर्नामेंट के लिए। तो बस देखें, उसके बाद हमारी ऑब्वियसली हमने उस मैच को भूल के हमने फिर आगे सारे वाले मैचेस खेले, और हमारी टीम मीटिंग हुई उसके बाद, और बड़ा अच्छा मोटिवेट किया हमारे तमाम सीनियर्स प्लेयर्स ने, उसके बाद हमारी मैनेजमेंट ने। उसके बाद टीम ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, और हमने हर अच्छी टीम को हरा के जो है हम फाइनल में पहुंचे। तो जो बात आपने की, जब हमने उनके 5 आउट कर दिए थे, तो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या आए तो उसको जबरदस्त खेल लेते। तो उस वक्त थोड़ा सा इशू ये आया था कि आमिर को, जो आमिर ने 6 ओवर किए थे, उसको क्रैम्प आना शुरू हो गए थे, और इमाद वसीम जो है वो उनको भी काफ मसल में जो है ना उनको भी क्रैम्प पड़ रहे थे, क्योंकि जब प्रेशर वाला मैच होता है तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है वो हो जाती हैं। आमिर का तो ये था कि आमिर ने बहुत जबरदस्त बहुत तगड़ा स्पेल किया था। हाँ, तो उसको मैंने कहा कि थोड़ा सा हम बाद में लेके आएंगे, वो देखा आपने, कोहली, उसने रोहित शर्मा को आउट किया, कोहली को आउट किया, शेखर धवन को आउट किया। तो वो देखे वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक पीरियड आया था, लेकिन मैंने कहा ना कि जब अल्लाह ताला की आपकी मदद साथ होती है तो फिर अल्लाह ताला फिर आपको ऐसे ही जो है ना वो नवाजता है। और इस दिन आई थिंक अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ था कि शायद पाकिस्तान टीम को ये फतह होनी थी, और जिस तरीके से वो फतह दी आई थिंक वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। और हम सबके कैरियर के लिए वो कहते हैं ना कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। अगर आप कोई क्रिकेटिंग कैरियर खेलते हैं 20-25 साल का, अगर मैंने क्रिकेट खेली है, तो वो मेरे कैरियर का एक ऐसा हाईलाइट मोमेंट है जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट होगा, कि आपने जो है वो एक इतनी बड़ी टीम को और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो है वो आपने इंडिया को हराया। तो आई थिंक वो एक ऐसी है, हम सब, मेरी नहीं, आई थिंक उस टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं तो उनके कैरियर की आई थिंक अभी तक की है लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी, जो इन्होंने इंडिया को फाइनल में हराया और उस टीम का पार्ट रहे। सरफराज साहब, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि टीम मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस तो आते ही होंगे ड्यूरिंग द मैच, तो उसको आप कैसे जो है वो हैंडल करते हैं? देखिए मेरी बहुत सिंपल फिलोसफी थी। मैं सिर्फ कप्तान जो है ना वो ग्राउंड के अंदर था, ठीक अच्छा। है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर मैं कैप्टन था, ग्राउंड के बाहर मैं इन तमाम लड़कों का दोस्त था, किसी का मैं बड़ा भाई था, किसी का मैं छोटा भाई था। तो मेरी बहुत सिंपल फिलोसफी थी, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाद जब आपने रोप
खत्म कर दिया तो मैं ना कैप्टन हूँ, मैं वही एक आम इंसान हूँ जिस तरीके से हर आम बंदा जो है ना वो इंसान रहता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने प्लेयरों के साथ उठा बैठूं, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये कैप्टनसी आज मुझे मिली है, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है। तो मैं अपनी कोशिश कर सकता हूँ अपने 100% अपने देने की, और इन लड़कों से 100% लेने की ग्राउंड के अंदर कोशिश करूँ। तो मैं हमेशा हर किसी को ये बात करता हूँ, आज भी लड़कों को, किसी बच्चे को बताता हूँ कि कैप्टनशिप जो है ना वो आपने ग्राउंड के बाहर ही करनी है, ग्राउंड के अंदर करनी है, सॉरी, ग्राउंड के बाहर नहीं, कि आप ग्राउंड के बाहर भी आपका वही रोप और रुतबा रह रहा है कि नहीं 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 मैं किसी से बात नहीं करूंगा। तो यही आपकी जो है बॉन्डिंगशिप होती है प्लेयरों के अंदर, कि लड़कों को भी ये अंदाजा होना चाहिए कि यार ग्राउंड के अंदर ऑब्वियसली एक कैप्टन है जो कि हमें वो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज का, हम लोगों को उसको एक अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है और उसको वो जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना है। तो ऑब्वियसली मेरा भी यही मानना है कि अगर आप कैप्टन हैं या कोई भी उसातिज़ हैं तो वो क्लास के अंदर हैं, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर जब क्लास खत्म हो जाती है, स्कूल खत्म हो जाता है, तो हमारी ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि अगर हमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो खिलाड़ी मुझसे आके बात कर सकता है, और मुझे कोई अपने खिलाड़ी से बात करनी है तो मैं उसको जाके बिला झिझक ये बात कर सकूं यार कि यार देख तेरे साथ ये मसला है, हम इसको मिलके बेहतर कर सकते हैं, हम कोच के साथ बैठ के ये काम कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है, इससे बहुत सारे जो है ना काम आसान हो जाते हैं। तो मेरी ये सिंपल सी फिलोसफी है ये। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम लोग को कोई जिम्मेदारी मिलती है एज ए लीडर, आपको जब कुछ मिलता है ना जिम्मेदारी, तो हम लोग के अंदर खुद से एक ईगोइस्टिक बिहेवियर आ जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा हम्बल रहें और अब दूसरे को ये समझे कि वो आपसे कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये तो बहुत बिल्कुल अच्छी चीज हाँ, आपकी और कही। सर ये जो बात की कि लाइक बीच में वो हो जाते तो आप लाइक कहते थे कि आके मुझसे बात कर लो, तो ऐसा कैप्टन, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लाइक जो है वो सारे प्लेयर्स आपसे आराम से जो है वो बात कर सकते, तो आप क्राइसिस रिजॉल्व कर देते थे उनके। देखिए यही मैं कह रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना तो ऐसा नहीं होगा कि मैं ये कहूँ, फिर प्लेयर आपके पास खुद आ जाएगा, आप प्लेयर के पास खुद चले जाओगे, तो आप ये होती है असल बॉन्डिंग। और यही चूंकि असल में देखें आपके सारे होते हैं प्लेयर्स, कैप्टन मेरी बात याद रखिएगा, कोई भी खिलाड़ी अकेला ना पाके कोई जीत हासिल कर सकता है, ना कोई लूजिंग हासिल कर सकता है। टीम गेम होता है, टीम गेम होगी, टीम गेम होगी तो टीम जीतेगी, टीम गेम नहीं होगा तो टीम नहीं जीतेगी। तो जीत भी सबकी और हार भी सबकी। तो ये स्पोर्ट जो है ना, देखिए ये 15 लड़कों की टीम होती है जिसमें 11 लड़के खेलते हैं, 10 लोग आपकी मैनेजमेंट होती है, तो 25 लोगों का जो है ना, 25 से 30 लोगों का एक पूरा स्टाफ होता है जो कि एक टीम को जिताने के लिए काम करता है। तो पूरा एक टीम वर्क होता है। जब टीम वर्क अच्छा होगा तो रिजल्ट जो है ना वो आपकी तरफ आएंगे, और फिर लक भी आपका साथ देगी, आपके कैचेस, आपके बैट्समैनों को कैचेस छूटेंगे भी और आप अच्छे कैचेस पकड़ेंगे भी, तो आपकी टीम मैच जीत जाएगी। तो लक फेवर जो है ना वो स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट, और लक तभी आती है जब आपकी नीयतें साफ होती हैं और टीम आपके एक गोल पे खेल रही होती है, तभी फिर अल्लाह ताला की मदद भी आती है फिर। ये जो आपने बात की कैचेस छूटने की, और इसमें हमने देखा आजकल पाकिस्तानी फैंस जो है वो छोटी सी एक चीज लेके बहुत ज्यादा प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, और उसकी वजह से बहुत मुश्किलात आती हैं। आप इमोशनली बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए। तो आपकी जिंदगी में भी बहुत मुश्किलात आई हैं, जरूर आई होंगी, कि हर जब किसी आपको की जिंदगी में आती है क्रिटिसाइज कर। मुश्किलात। तो आप, एक पीरियड आपकी जिंदगी में ये भी आया था जब आपको बैन किया हुआ था 4 साल के लिए। तो उस पीरियड में आपका क्या, उस पीरियड में आपने कैसे अपने आप को रेडी किया कमबैक के लिए? उस वक्त आपके क्या क्या सोचा आपने, कैसे उस नहीं पीरियड नहीं को यार, आपने फोकस किया? नहीं देखिए, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है बैन नहीं किया था, ड्रॉप हुआ था टीम से। चले वो तो खैर वो ऐसा कोई मसला, लेकिन मतलब वो और नहीं है। तक सैफी भाई देखिए, नहीं थे तो बहुत मतलब क्रिकेट देखने में मजा नहीं नहीं आ देखो रहा। उसमें उसमें देखो बिल्कुल देखो, जैसे मैंने बताया ना कि पहले जैसे हमने शुरू में बात की थी कि पहले क्या होता था, पहले अखबार में आती थी, लोग अखबार में पढ़ते थे। आजकल क्या होता है, हर किसी के पास मोबाइल है और हर किसी के पास जो है वो सोशल मीडिया है, ठीक है। जिसका जो दिल चाहता है वो कुछ भी बैठे बैठे, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमारा जो दिल चाहेगा हम बैठे बैठे मोबाइल उठाएंगे लिख देंगे। हम्म। तो ऐसे देखिए मुश्किल जरूर होता है और बहुत लड़कों को तकलीफ होती है जब आप सोशल मीडिया पे कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है। तो ये कि देखिए अब बात ये कि अब हम लोगों को इस दुनिया में अब रहना है, अब ये दुनिया ऐसी चल गई कि आप सोशल मीडिया का दौर है, तो आप कोशिश यही करें कि इन सब चीजों से अवॉइड करें, और जितना आप ना देखेंगे उतना आपके दिमाग में वो चीज नहीं आएगी। तो कोशिश करते हैं कि ना देखें, लेकिन क्या होता है जब आप कमरे में बैठे हुए हैं, अब आप फारिग बैठे हुए हैं, अब हम्म। आपका मैच नहीं हो रहा है, और अगर आप किसी बाहर के मुल्क में हैं
वहाँ टीवी भी नहीं आ रहा, तो आपके हाथ में मोबाइल है जो कि आपका टाइम गुजार सकता है। तो जब आप वो अंगूठे को स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना ऊपर नीचे, कभी उंगली ऊपर कभी उंगली ऊपर, तो ये जो चल रहा होता है ना मोबाइल के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं से वो न्यूज हाँ या जी। वो खबर आपके सामने आ जाती। तो अब ये है कि इसको झेलना पड़ता है, लेकिन यही है कि हर किसी बच्चे को भी यही बोलते हैं कि यार कि कोशिश करो कि इसको अवॉइड करो, और जितना कम देखोगे उतना आपके दिमाग में वो चीज, क्योंकि अगर जब वो एक बार चीज आपके जहन में आ जाती है तो फिर उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब वो आएगी नहीं तो आपका जो है ना वो आपका जहन उस जगह जाएगा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जितना आप इसको अवॉइड करें अवॉइड। उतना ज्यादा बेहतर। हाँ। और तो सरफराज भाई, हम ना एक काम करते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, सही है? एक सीन क्रिएट करते हैं, जैसे 2019 का वर्ल्ड कप है, सही है? और जो है वो बांग्लादेश के साथ आपका मैच था, और जो है वो आप लोगों को अपना रन रेट जो है वो इतना करना था कि न्यूजीलैंड आउट हो जाए और आप लोग जो है वो फिर क्वालिफाई कर जाए। मगर राइट। ये था कि आप लोगों को था थोड़ा सा कि ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। तो जब आप खड़े हुए थे ग्राउंड में और पवेलियन है, सब है और सब आपको देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप जा रहे हैं, मतलब अब हो नहीं सकता, तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था कि नहीं यार, कुछ करके बाजी पलटनी है, कुछ करके कुछ हो जाए, या फिर ये कि नहीं अभी छोड़ देते हैं, अगले अगले मैच में, अगले वर्ल्ड कप में हम कम बैक करेंगे, हम जो है वो और जो है वो अच्छी स्ट्रेटेजी लेंगे, या फिर अगले जो मैचेस आएंगे उनमें जो है वो हम ज्यादा मेहनत करेंगे। तो उसका क्या जहनी कैफियत क्या होती देखिए, ये जो आपने सिनेरियो दिया बहुत अच्छा सिनेरियो है, बिल्कुल एक मेमोरी रिकॉर्ड हो गई, बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छी मेमोरी रिकॉर्ड हो गई। और बाकी बांग्लादेश का मैच था, और अच्छी तरह है? याद है मुझे कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा था मैच से पहले, तो टारगेट ये था कि ऑलमोस्ट हमें 500 रन करने थे। जी। 500 रन करने थे अपना रन रेट बेहतर करने के लिए, और उनको कोई तकरीबन कोई 100 रन पे आउट करना था। ऑलमोस्ट जी जी 400 पता नहीं या 300 प्लस रन के मार्जिन से मैच जीतना था। जीतना था। तो ऑब्वियसली ये था, इम्पॉसिबल था, लेकिन वो कहते हैं ना कि यार कोई चीज भी जो है ना वो अब आप होप तो लेके जाते हैं ना यार, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। अब आपको पता है रियलिस्टिक तो आपने रहना है, आपको रियलिस्टिक इंसान को पता होता है कि अंदर से जो है वो ग्राउंड का पूरा टूर्नामेंट जो है वो क्या चल रहा है, कितने मैच कितने रन जो है वो ग्राउंड में बन रहे हैं, या टूर्नामेंट जो जो जिस ग्राउंड पे आप मैच खेल रहे हैं उसके रियलिस्टिक टारगेट क्या है, वहाँ की हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि ये सब चीजें पता होती हैं हमें जब मैचेस हम खेलने जाते हैं। तो हाँ, पूरा डाटा आपके पास आता है तो यार इस ग्राउंड पे ये रन बन सकते हैं। तो भाई अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, तो अब जहन में भी ये था, अब ये भी नहीं बोल सकते थे कि भाई कि नहीं नहीं हम 500 रन नहीं करेंगे और 300 रन ही करेंगे, क्योंकि ग्राउंड जो है वो 300। तो अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो वहां पे ये सवाल हुआ कि आप क्या करेंगे। तो मैंने यही बोला कि वहां पे एज ए कैप्टन, हाँ जी इंशाल्लाह 500 रन करने की कोशिश करेंगे, और जो है उनको 100 रन पे आउट करने की कोशिश करें। तो देखिए बड़ा मुश्किल होता है जब आपको लगा हो, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में ऐसा रहा, हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। हम पहला मैच बहुत बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज से हार गए, फिर जी। श्रीलंका वाले मैच में बारिश हो गई, फिर बारिश हो। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेल रहे थे, फिर अगेन इंडिया के खिलाफ हम एज अ टीम जो है वो अच्छा नहीं खेले, क्रम्बल्ड हुए। उसके बाद हमने जो है वो 4 मैच जो वो जीते। तो ऑब्वियसली टारगेट यही था कि यार हम इस मैच को जीतने की कोशिश करते हैं, और टीम अच्छा खेले, ऑलमोस्ट हमने 300 प्लस रन उसमें किए थे हमने, और तकरीबन हमने उनको 60 या 70 रन के मार्जिन से रहा। तो वो फील अच्छा नहीं होता, लेकिन कोशिश यही थी कि यार हम इस मैच को जीते और टूर्नामेंट जो है वो अच्छे नोट पे जो है वो फिनिश करें। तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी टीम को जेल किया, उठाया, और लड़कों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, और हमने वो फोर्थ पे फिनिश किया। 4-5 कह सकते हैं, क्योंकि हमारे और न्यूजीलैंड के पॉइंट जो है वो एक जैसे थे, हाँ। और न्यूजीलैंड जो है वो एवरेज की बिना पे जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। राइट। ग्राउंड में विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए हमने ऑब्जर्व किया है कि आप सजदा करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि शुक्राने का ये इजहार आपकी कामयाबी और मेहनत में कोई खास किरदार अदा करता है? देखिए जी, जो चीज जो है ना, मैं आज बच्चे ये सुनेंगे ऑब्वियसली, यहाँ भी बच्ची बैठी हुई है उनके कैरियर के लिए, यही देखें जो चीज भी है ना वो सब कुछ अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं जो है, तो सब अल्लाह ताला की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हर वक्त हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो बच्चे देखते हैं, आज मैं उनको सिर्फ ये मैसेज दूं कि हर जब भी वो सुबह उठे या सोने से पहले उठे तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, और ये दुआ करें कि हमारी अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमें
हर चीज जो है ना वो सही सलामत दी है हमें। आंख देखने के लिए आंख दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए जबान दी है, हाथ पैर, हर चीज अल्लाह ताला को सही सलामत दी है। जो चीज भी है अल्लाह ताला से है। जो भी आज हमारी सक्सेस है वो अल्लाह ताला की बदौलत है, हमारी माँ बाप की दुआएं हैं। तो आज हम इस मकाम पर पहुंचे हुए हैं। और बच्चों को मैं हमेशा एक चीज की ताकीद करता हूँ, नमाज पढ़ें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट करें, और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपको वो सक्सेस मिलेगी जिसका आप सोच नहीं सकते। अगर मैं अपने करियर को पीछे ले जाऊं तो मैं आज भी, मुझे वो सब चीजें याद हैं, क्योंकि मुझे वो अपनी रूट्स याद है कि मैं किस बैकग्राउंड से उठ के आया हूं। मुझे पता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और आज मैं अपने आप को जब 2000 में देखता हूँ तो आज मैं 2024 में देखता हूँ, तो अल्लाह ताला ने हमें वो चीजें दिखाई, वो दुनिया दिखाई, वो चीजें हमें अल्लाह ताला ने ट्रैवल कराया जिसका हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। तो जो कुछ भी है मैं आज बच्चों को ये मैं कहता हूँ कि हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। आप नमाज पढ़ें, आप देखें आपकी लाइफ में कितनी आसानी आएंगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे कर जाएंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। वो घबराहट होगी, वो एंजाइटी होगी, बहुत ज्यादा होती है तैयारी करने के बाद। जब हम पेपर देने होती है, जाते हैं, जब हम बिल्कुल मैच बिल्कुल खेलने होती जाते है। हैं ना, हम्म। कल हमारा एक लेक्चर हुआ मेंटल के हवाले से ना, मेंटलनेस के हवाले से। हम्म। तो वो जो हमारा कोच था डेविड रीस, जो कि पाकिस्तान टीम का मेंटल परफॉर्मेंस कोच है, जी जी। तो वो ये बता रहा था कि कि हमारी जो है ना वो 250 मिलियन पॉप 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 हमारी जो हमारी जो है ना वो है, हम लोग रहते हैं, पॉपुलैरिटी है हमारी, ठीक है। तो वो ये बता रहा था कि अगर आपको आप हम लोग 24-25 करोड़ लोग हैं, अगर आपको पाकिस्तान खेलने की एंजाइटी नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके अंदर जो है ना वो पैशन नहीं है। हाँ। वो पैशन नहीं है। तो वो जो है ना वो चीज होती है। लेकिन जब आपका बिलीव अच्छा हो ना तो फिर वो आपको पता भी नहीं चलता। हमें अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट है कि हम सोच नहीं सकते कि यार ये अल्लाह ताला ने ये कैसे कराया। मतलब आप अंडर 19 का वर्ल्ड कप है, 109 पे टीम आउट हो गई, 109 पे 109 बहुत पे लोग। 109 पे टीम आउट हो गई, ठीक है। वो कैसे जीते? वो अल्लाह ताला का मौजूदा था। बैटिंग पिच थी बिल्कुल, मतलब वहां पे सीधी सीधी बॉल आ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने वहां पे अनवर अली का, जमशेद अहमद का, अख्तर अयूब का इतना बड़ा बड़ा जो है ना वो स्विंग हुआ, वो आउट हो गए, ठीक है। उसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमारा जो श्रीलंका से मैच था, मैं बैटिंग कर रहा था। हम्म। सिंपल सिंपल मेरे दो बहुत इजी कैच छूटे कि आज मैं किसी 12 साल या 15 साल के बच्चे को भी वो कैच दे दूंगा ना, जी वो जी। कैच दे दूंगा तो वो कैच वो पकड़ लेगा। लेकिन क्या है कि जब अल्लाह ताला की मदद आती है तो आपके करियर में इसी तरीके से आपके हेल्प होती है। तो मैं इस चीज पे मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है। और मैं इन चीजों के बारे में बहुत सोचता हूँ कि यार क्या आपकी कैसी नीयत है, आपकी कैसी सोच है, कौन लड़का कौन से बारे। अगर आपका एक लड़का भी, 15 लड़कों में से भी एक लड़का भी अगर नेगेटिव सोच लेके बैठा हुआ होगा ना, तो वो इम्पैक्ट उसका पड़ता है, वो आपको नजर नहीं आता, वो चीजें आप बाद में रियलाइज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैम ने सवाल किया, कि हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। और नमाज पढ़ेंगे उतना आपको जहनी सुकून मिलेगा और उतना आपकी क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में। तो सरफराज भाई, आपने ये बताया कि हर हाल में जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर कभी कभी ना हम मैं जो अब हमारी यूथ है ना, उसमें आजकल लाइक अपने स्टूडेंट्स और अपनी आसपास के दोस्तों में भी मैं बहुत ये ज्यादा देख रही हूँ कि जरा सी भी कोई मिसहैप हो गया, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गई, कोई मायूसी की बात हो गई, तो फौरन ये होता है कि यार ये क्यों हो गया, अल्लाह ताला चाहते तो ये भी हो जाता। ये बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या कभी ऐसा हुआ है, आपका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीव था, फिर तो आप जो है वो क्या अब करते क्या थे फिर? नहीं नहीं, देखो हो सकता है शायद जब हम यंग होंगे, आप लोगों की एज में होंगे, तो शायद हमारे भी ये आता होगा कि यार क्यों नहीं हुआ, क्यों क्यों नहीं नहीं हुआ? हुआ। अल्लाह आता ताला। है, डाउट आता है इंसान की जिंदगी में, मेरी बात याद रखिएगा। डाउट आता है जब आप इस लाइफ में है ना, छोटे लाइफ में डाउट आता है यार, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। लेकिन जैसे वही मैंने कहा कि अच्छे लोगों में उठे बैठो, जो आपको अच्छी गाइडेंस दें, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, आपके माइंड को क्लियर रखें। और बस आज हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो है ना लाइफ में देख ली, उतार चढ़ाव देख लिए। पाकिस्तान टीम में गए, पाकिस्तान टीम में गए, टीम से ड्रॉप हुए, ठीक है। फिर अच्छी परफॉर्मेंस की, फिर टीम से ड्रॉप हुए, पाकिस्तान टीम में कैप्टन बने, ह्यूज पीक देखी, हम्म। ह्यूज पिक देखी, मतलब पाकिस्तान ने कैप्टन बने, नंबर 1 टीम देखी, चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन रहे, हर जगह पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया भर में। उसके बाद फिर आप जो है वो
पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए, डोमेस्टिक जाके खेली, आप पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होके आप बिल्कुल यहाँ पे थे, आप बिजनेस क्लास ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एकदम आप आ गए, बसों की तरफ आ गए, अपने उन खिलाड़ियों के साथ ट्रैवलिंग की जो कि आप जिनको आप 5-6 साल से आपने देखे थे। तो हर लाइफ का उतार चढ़ाव जो है वो देखा। तो ये इंसान जितना खेलता है, जितना अपनी लाइफ में आगे जाता है, तो हर चीजें सीखता है, फिर इंसान अपनी लाइफ को जो है ना गो थ्रू करता है कि यार क्या क्या मेरी लाइफ में हिस्सा है। तो जब इंसान आज बैठता है ना, तो फिर बाद में रियलाइज होता है हाँ यार, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आसानियां भी दी, मुश्किलात भी दी, लेकिन इंसान जितना पॉजिटिव रहता है, साबित कदम रहता है, उतनी चीजें इंसान की लाइफ में आसान हो जाती हैं। तो मैंने कहा ना, कभी भी अपनी रूट्स नहीं भूलना, अपनी रूट्स याद रहेंगी तो लाइफ बहुत सिंपल रहेगी, आसान रहेगी। बिल्कुल। ये जो आपने नमाज की बात की, ये बहुत बहुत मुझे दिल पे लगी कि नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल की हमारी यूथ जो है कि वो किसी को उसी को neglect सीरियस करते नहीं ले रही। नमाज को सीरियस जब तक लेंगे आपका कोई काम नहीं हो सकता। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने जब आपका बता रहे थे। स्कूल में स्टूडेंट्स को पता चला था कि हमारा इंटरव्यू है सरफराज अहमद के साथ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। तो हमने उनसे कुछ सवालात लिए थे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सैयद रैयान पूछते हैं कि आप उन बच्चों को, उस यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कि क्रिकेट में अपना करियर बना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जैसे पढ़ाई वगैरह। तो उसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल रहा उसमें, लाइक वो पूरा फोकस उस पे लगा सके। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आजकल, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई बहुत जो है ना स्कूलों में जो है ना बहुत ज्यादा हो गई है। मेरा भी छोटा सा बेटा है, वो भी है 7.5 ईयर्स का, लेकिन उसका बैग जो है ना उससे ज्यादा भारी होता है। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ऑब्वियसली देखिए मुश्किल जरूर होता है, मुश्किल जरूर होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आप सुबह उठते हैं, क्योंकि क्रिकेट भी जो है ना वो एक प्रॉपर जो है ना वो टाइम मांगती है। आई थिंक ये कि बच्चों को यही मेरा मैसेज है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करें, वो बहुत जरूरी है। आप कोशिश करें कि टाइम निकालें, अगर आपको क्रिकेट खेलना है। ऑब्वियसली आई नो, मुझे अंदाजा है कि 8 से 2 जो है वो बच्चा स्कूल जाता है, फिर अगर वो काली साहब से पढ़ रहा है तो काली साहब भी आते हैं, ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन भी आती है। लेकिन अगर आपको क्रिकेट का शौक है तो आपको इन सब चीज़ों को जो है ना वो मैनेज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली शुरू में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यंग बच्चे के लिए, जो कि 7, 8, 9, 10, 12 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा भी है, तो उसके लिए बहुत टाइट हो जाएगा। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं टाइम निकालें, सैटरडे संडे है उसमें कोशिश करें अपने क्रिकेट को टाइम दें। फिर जैसे जैसे आप अपनी इस फील्ड से जो है ना वो यूज टू हो जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो आपको टाइम जरूर मिलेगा। और मैं ये स्कूल वालों को भी ये कहता हूँ, अब वो जनरेशन स्कूल है, बहुत पॉपुलर स्कूल है, बड़ा स्कूल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्कूल की टीम बनाएं, अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर कराएं। आप अपनी क्रिकेट की टीम बनाएं, आप अपनी फुटबॉल की टीम बनाएं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। ऑब्वियसली आप, ये मेरा जो जवाब है ये अपनी हायर मैनेजमेंट को जरूर दिखाएगा, क्योंकि जनरेशन में एक बहुत बड़ा नाम है, और कराची के बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी स्पोर्ट्स की इंटर स्कूल टूर्नामेंट कराएं, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा ब्रांचेज हैं, आपको जरूरत नहीं कि आप और स्कूलों में जाके आप टूर्नामेंट खेलें, आप अपने ही ब्रांचेस का टूर्नामेंट करा के बच्चों को आपस में वो एक्सपोजर दें। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी तो उतना बच्चा जो है अच्छा वो हेल्दी एक्टिविटी में रहेगा। सरफराज भाई, आपने बोला कि टाइम देना चाहिए, मगर अंदाजन तो नहीं, मतलब कितना टाइम देना चाहिए? हफ्ते में 2 दिन, या मतलब हर रोज, या फिर? देखें, अभी जो ये छोटे बच्चे हैं ऑब्वियसली इनके लिए तो टाइम देना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे हफ्ता इतवार है, जैसे फ्राइडे का दिन आ जाता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन जो है वो आप जरूर कोशिश करें कि अभी आप दें। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, जब आप एज बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली जब आप अंडर 15 खेलेंगे, 19 खेलेंगे, तो वो फिर आज में आपकी उसकी उसमें प्रॉपर प्रैक्टिस जो है ना आपको एटलीस्ट 3 आवर्स 2 आवर्स जो है वो देने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे बच्चा यूज टू होता जाएगा, वो फिर अपना टाइम जो है वो क्रिकेट में निकालता जाएगा। तो एक मोहम्मद अरीबुल्ला ने भी सवाल पूछा है कि जब आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कैप्टन अपॉइंट किया गया, तब आपका टीम को लेकर क्या एम था, क्या विजन था कि जो है उस वर्ल्ड कप जीतना है, क्या करना है मतलब? देखिए, ऑनेस्टली बिल्कुल आपको बताता हूँ कि मैं उस वक्त जब मैं कैप्टन बना, तो मैं उस वक्त था तकरीबन 26 ईयर्स का या 27 ईयर्स का था उस वक्त में, ठीक है। तो मैं ये बोल 28 ईयर्स का था मैं। तो मैं ये बोलूँ कि नहीं नहीं, मैं बहुत तैयारी कर रहा था और मेरा एम था कि पाकिस्तान क्रिकेट को मैं वहां ले जाऊंगा और यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं भी एक उसी तरीके से एक यंग कैप्टन था। ऑब्वियसली अजहर अली थे हमारे कैप्टन, में उनका वाइस कैप्टन था। तो आइडिया था कि टीम जो है वो कैसे चलानी है, जो लड़कों के साथ मैं खुद खेलता हुआ आ रहा था। तो ऐसा मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, बस ये था कि जब मैं कैप्टन बना था
तो हमारे सामने कुछ टूर्नामेंट्स बहुत बड़े थे, क्योंकि एक ही सीरीज के बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आ गई थी। वो मेरा मतलब पहला ही टूर्नामेंट था, तो ऐसा कोई नहीं था। बस मेरी कोशिश यही थी कि जितना लड़के जितनी जल्दी जेल हो जाएंगे, उतनी अच्छी टीम परफॉर्मेंस जो वो आ जाएगी। तो ऑब्वियसली मेरा बिलीव ये रहता है कि एज अ कैप्टन, अगर आपके प्लेयर्स जितनी जल्दी जेल हो जाएंगे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी, तो आप अच्छी से अच्छी सीरीज जो है वो जीत सकते हैं। तो एज अ टीम आप खेलेंगे, आपका प्लेयर आपका साथ देंगे, तो शायद बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं। अच्छा, वानिया मसरूर पूछती है कि आपका फेवरेट ओडीआई बैट्समैन कौन है? मेरा फेवरेट ओडीआई बैट्समैन पर देखें, अभी करंटली में देखें, Currently, अगर आप करंटली में जाएं तो हम्म, विराट कोहली और बाबर आजम। हम्म, ओह, और अगर लेजेंड्स की बात करें फिर? हाँ, शुरू में अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली मैं मोहम्मद यूसुफ को बड़ा आइडियलाइज करता था। वो हमारे पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे, वो बहुत जबरदस्त खेलते थे। वैसे तो दुनिया के बहुत सारे टॉप के बैट्समैन है, लिस्ट तो खैर बहुत लंबी है। अगर हम्म, आप पास में जाते हैं तो रिकी पॉन्टिंग है, सचिन तेंदुलकर है, मैथ्यू विविन हेडिन है, रिचर्ड्स तो है। बहुत बड़े बड़े। हाँ, वे वो तो खैर हमसे पहले के थे, हमारे पैदा होने से पहले के भी। लेकिन ऑब्वियसली उनके साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा है, क्योंकि हमारे कोयटा क्रेडिट में हमारे मेंटोर रहते हैं, तो वो जिस तरीके से बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उनकी बात सुन के जो है ना बड़ा मोटिवेशन फील होती है। तो बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो कि आप पास में जाए तो बड़े टॉप के प्लेयर्स हैं, जमाल उल हक वगैरह, जावेद मियांदाद साहब, तो पास में तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है। और माज आसिफ का ये सवाल है कि जो है कुछ मैचेस में जैसे जो है वो पाकिस्तान नहीं जीत पाता, जैसे कि अभी हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का हुआ था, रावलपिंडी में हुआ था। तो उसमें जो है तो उन फेलियर्स को कैसे टैकल करते हैं? कभी जो है तो जैसे 2019 की बात कर लेते हैं, तो उन फेलियर्स को कैसे टैकल करते हैं? क्या आपके स्टेप्स होते हैं, कैसे डील करते देखिए हैं? देखिए, बहुत बहुत अच्छा आपका ये सवाल है कि आप फेलियर से किस तरीके से जो है ना आप उसको निकलना है। देखिए, पहले तो कोशिश ये करनी है, ऑब्वियसली मुश्किल जरूर होता है हर इंसान के लिए कि यार आप सोचते नहीं है ना कि यार ऐसा हो जाएगा आपकी लाइफ हाँ, में। एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि जब आप दो टीमें अच्छी टीमें खेलती हैं, तो आपको थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ता है कि यार हमने कहाँ गलती करी। तो जितना जल्दी आप गलती को देख लेंगे, उतना जल्दी आप उससे निकल सकेंगे। आई नो मुश्किल जरूर होता है, लेकिन देखिए आप उसको जितना जल्दी भूल के आप अगले प्रिपरेशन की तरफ आ जाएंगे, ज्यादा अच्छा है। और उसकी जो आपकी गलतियां हैं, उससे इंसान सीखे जरूर। और मैंने कहा ना, अच्छे लोगों में उठे बैठे ताकि वो आपको बताएं कि यार आपने ये गलती की है, और उस गलती से सीखने की कोशिश करें। और जब आपका फेलियर होता है, तो जब आपको उसमें कोई डांटता है, तो फिर आपको वो चीज सुननी भी चाहिए। और अब आप बुरा बुरा नहीं करते हैं, मानना चाहिए डांट। हाँ, बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आप उस चीज को बुरा मानेंगे यार, कि मुझे किसी ने बुरा क्यों कह दिया, और मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा था, और मैंने तो ये गलती की नहीं थी। तो अगर आपकी से गलती हुई है, एज ए टीम हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो अगर हमने गलती की है, अगर हमारे बारे में कोई बात करता है, तो फिर वो आपको वो सुनना पड़ेगा। और उसमें से जो भी गलती होगी, उसको सीख के, जो हो गया उसको भुला के, अपनी गलतियों पे आप जल्दी, जो आपका नेट सेशन होता है, आपकी जो हमारी जो भी प्रैक्टिस होती है, हम कोशिश करते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करें, ताकि दोबारा ये गलतियां ना हो। तो मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क करें, और ज्यादा हार्ड वर्क करें, और ये देखें कि यार कहीं कमी पेशी तो नहीं रह गई थी, और विजुलाइज करें कि यार हमने क्या गलती की थी। हो सकता है कोई चीज, किसी चीज में कमी रह गई हो, हमने मेहनत ज्यादा नहीं की हो, तो और मेहनत करें, फिर हो सकता है कि शायद बेहतर रिजल्ट आए। बिल्कुल। अच्छा, ईमान समी का सवाल है कि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही जैसी फैंस एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। तो आपके ख्याल में कहाँ पे पाकिस्तान टीम को और मैनेजमेंट को काम करना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर के टूर्नामेंट्स में कामयाबी मिले हमें? देखिए, बिल्कुल अभी हमारी टीम जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। ऑब्वियसली ये कि हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे अब मैं ये फिर वही बात बोलूंगा कि अभी रिसेंटली देखें, अभी हमारे जो अगर साल डेढ़ साल देखें, हमारी पाकिस्तान टीम का अच्छा नहीं किया। और देखें, ये टाइम जो है ना, ये आता है हर टीम के ऊपर आता है कि कभी जो है ना वो टीम जो है ना वो ऐसे जा रही होती है कि आपको लग रहा था कि यार टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। तो वही वाली बात कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है, अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम लोग जो ऐसे बाहर लोग बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली जब बुरा टाइम होता है, तो वो कहते हैं ना कि एज अ कॉम हम लोगों को एक हो जाना चाहिए, और हर प्लेयर के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम की भी यही कोशिश है कि एक अच्छी टीम बनाई जाए। भी देखें, डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियन कप हो रहा है, इसमें सारे पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनकी बॉलिंग फॉर्म अच्छी नहीं है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी फॉर्म को बहाल करें, और जैसे हमारी नेक्स्ट सीरीज हो रही है उसकी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो पाकिस्तान टीम के लिए भी, कि अपना मोराल जो है वो हाई करें, अपनी जो है वो मैच लेवल की जो फिटनेस है उसको बेहतर करके, और जब आगे इंग्लैंड की हमारी सीरीज आए, तो हम एज अ बंच ऑफ अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो एक जमा हो,
और फिर पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करें। बाकी ये कि पाकिस्तान टीम अपनी मेहनत करेगी और हम लोग अपनी अपनी नमाजों में कुछ पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और दुआओं में तो बड़ा असर है, और हम हमारा ये बिलीवर है, और हम लोग एज अ कौम जो है वो जब दुआ करते हैं तो फिर दुआएं लगती हैं, और वो चैंपियंस फूके ट्रॉफी जो है ना वो ग्राउंड के अंदर जाती हैं, और फिर वो कैचेज छूटते हैं, दूसरी टीमें कैचेज छोड़ती हैं, और फिर हम लोग जीत जाते हैं मैच। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी और वर्ल्ड क्रिकेट में दोबारा अपना वो मकाम हासिल करेगी जो पाकिस्तान टीम का हमेशा रहा है। अच्छा, तो सरफराज भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं हमारी है एक फुटसल की टीम है ना, जनरेशंस की, और मैं उसकी कैप्टन हूँ। तो फ्रॉम कैप्टन टू कैप्टन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एज अ कैप्टन आप मुझे क्या एडवाइस देंगे? जैसे अभी हमारे आ रहे मैचेस भी आ रहे हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं अपनी टीम को कैसे लेके चलूँ कि आपकी तरह एक सक्सेसफुल कैप्टन बन जाऊँ? नहीं नहीं यार, मैं देखो, मेरी बात याद रखना, मैंने पहले भी कहा था और अभी दोबारा कह रहा हूँ कि अपने आप को कैप्टन नहीं समझना। अगर अपने आप को कैप्टन समझोगी ना तो फिर प्लेयर के साथ तुम्हारा जो ताल्लुक है ना वो अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैप्टन हो ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो कोशिश करना है कि मैंने कहा ना, एक तो लड़कों बच्चों में अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना है। ठीक है, उनके साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग करनी है, और जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी अपने कोच के प्लान्स हैं, वो उनको बताने की कोशिश करना कि यार हमारे ये प्लान्स हैं। ऑब्वियसली जो भी आप प्लानिंग करें किसी भी टीम के खिलाफ आप खेलें, तो कोशिश करो अपनी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ अच्छी रखो, क्योंकि वो प्लेयर्स ही आपके लिए खेलेंगे, आप अकेले ही नहीं खेलोगी। अकेले आपकी नहीं। टीम है तो, और फुटबॉल तो है भी पासिंग गेम। ठीक है ना, हम्म। क्रिकेट में तो कहीं ना कहीं पार्ट, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पार्टनरशिप, हम लोग क्रिकेट में अपनी फील्ड बन में जो जाती टर्म है यूज करते partnership। हैं, कि टर्म यूज करते हैं पार्टनरशिप है। अगर दो बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, एक एंड से दूसरा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, और सामने एंड से बॉलर, अगर एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो दूसरे बॉलर को हम ये कहते हैं कि आपने एक एंड से रन सेव करने, आपने रन नहीं देने। ठीक है, इसी तरीके से बॉल पार्टनरशिप होती है। बैटिंग की पार्टनरशिप में हम ये कहते हैं कि दोनों बैट्समैन जो है ना आपस में कोऑर्डिनेशन रखो, कि यार क्या कोऑर्डिनेशन है, आपने कॉलिंग अच्छी करनी है, ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को कैसे निकालना है, इस बॉलर को कैसे मैनेज करना है। तो इसी तरीके से फुटबॉल भी है, तो पासिंग गेम है, तो जितना टीम गेम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। इंडिविजुअल गेम खेलेंगे बच्चे तो शायद वो टीम का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो कोशिश करो कि एक तो अपना कॉन्फिडेंस लड़कों के अंदर, बच्चों के अंदर रखो कि भाई हमारा कैप्टन है तो कैप्टन हमारा ग्राउंड के अंदर है, ग्राउंड के बाहर नहीं है। बाकी ये है कि फिर वो आप वो देखना, फिर जो भी आप प्लान दोगे फिर वो देखना आपके प्लेयर आपको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और आपको कैसे मैच जिताएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। अच्छा सरफराज भाई, बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं। बहुत अब एक कुछ हमने knowledge छोटी है। सी गेम प्लान आउट की हुई है जिसमें हम आपको दो ऑप्शंस देंगे और आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो भाई हमारे आसान ऑप्शन देना यार, सर आसान गूगली ऑप्शन देना। फेंकेंगे, गूगली। हाँ हाँ, आसान ऑप्शन देना भाई। आसान हो गया, आसान हो गया। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ये है कि आपका फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट कौन सा है, टेस्ट या ओडीआई? देखो, मुझसे अगर तुम जवानी में पूछते ना तो मैं तुम्हें बोलता मैं तीनों फॉर्मेट खेलूंगा। ठीक है। लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं रेड बॉल खेलना चाहता हूँ। सही। हाँ। और सर आप क्या प्रेफर करेंगे कि किसके अगेंस्ट बैटिंग, राइट आर्म फास्ट बॉलर या लेफ्ट आर्म स्पिनर? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है ना मुझे बड़े बुरे लगते हैं, स्पिनर ठीक है। हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर ठीक है। होती है इनकी बॉल। हाँ हाँ, क्योंकि वो उनकी बॉडी से अवे बॉल जाती है ना, तो वो हाँ। बैंड होने के चांसेस होते हैं। हाँ। अच्छा, मॉर्निंग बैटिंग प्रैक्टिस या फिर इवनिंग नेट्स? जब क्रिकेट शुरू खेलने का शुरू में जब शौक हुआ था ना बहुत, तो वो सुबह 6 बजे उठ के बैटिंग करने जाते थे उस वक्त ना। सुबह ये होता है, सुबह 6 बजे क्योंकि ग्राउंड खाली मिलता था, प्रैक्टिस पिच खाली मिलती थी, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बैटिंग प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अब जो है ना वो शाम में। शाम में। अब शाम हाँ। वाले हो गए। अच्छा, तो आप कहाँ खेलना पसंद करेंगे, ग्रीन पिच पे या फ्लैट पिच पे? अरे भाई, ये कोई सवाल है किसी बैट्समैन से पूछने का? ये तो फ्लैट पिच पे खेलना पसंद करेगा। और क्या भाई, ये तो फ्लैट पिच है भाई, और क्या। अच्छा, कवर ड्राइव या पुल शॉट? कवर कवर ड्राइव। कवर देखा ड्राइव। नहीं, बोला था कवर ड्राइव। हम्म। अच्छा, फिर आप होम क्राउड के सामने खेलेंगे या अवे क्राउड के सामने? ये भी आपको ही सवाल है। हाँ नहीं, होम क्राउड, होम क्राउड, होम होम क्राउड। क्राउड ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, होम क्राउड ज्यादा ठीक है। अच्छा, विनिंग T20 वर्ल्ड कप या फिर एशिया कप? विनिंग T20 वर्ल्ड कप ना, T20 वर्ल्ड कप तो बड़ा है, विनिंग T20 वर्ल्ड कप। और T20 और टेस्ट का पूछें तो? ये T20 भाई, वर्ल्ड कप या टेस्ट? ये तो देखो भाई, टेस्ट सीरीज तो खैर टेस्ट एक क्रिकेट तो जो है वर्ल्ड ना, कप है। देखें, टेस्ट फॉर्मेट जो है ना वो एक अल्टीमेट फॉर्मेट है। टेस्ट फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है, मैं आपको बताऊं कि इसमें
आपको दुनिया में ना वो मिलती है, आप दुनिया में जाने जाते हैं, जी। आप दुनिया में आपको लोग पहचानते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही असल क्रिकेट है। टी असल ट्वेंटी क्रिकेट क्रिकेट तो असल एक होती नई क्रिकेट इजाद तो आई है। है ना, हाँ, है। नई इजाद है। लेकिन जो लड़का, जो भी प्लेयर जो है वो टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है, उसको लोग दुनिया में जानते हैं, उसको लोग दुनिया में पहचानते हैं, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट जो एक बहुत मुश्किल फॉर्मेट है। इसमें हर दिन, हर घंटे में, हर सेशन में गेम जो है वो चेंज होती है। पहले दिन में कोई और गेम्स होती, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस होती हैं। तो बिल्कुल। उसमें जो परफॉर्म करता है, क्योंकि मुश्किल कंडीशन होती है, 5 दिन की गेम है आपकी, मेंटली भी जो है वो आपकी जो है ना वो बॉडी टेस्ट होती है, फिजिकली भी टेस्ट होती है। तो टेस्ट फॉर्मेट जो है वो अल्टीमेट फॉर्मेट है, और उसमें जो परफॉर्म करता है उस प्लेयर को जो दुनिया में जाना जाता है, और उसको उसको जाना पहचाना भी जाता है, फिर उसको लोग पहचानते हैं बहुत। और सर आखिरी हमारा वो है कि आप किसके अगेंस्ट बैटिंग करना पसंद करेंगे, मिचेल स्टार्क या ट्रेंट बोल्ट? दोनों के खिलाफ नहीं। हम ये दोनों डिस्कस के, कर आपको रहे पता है, थे। जब हम ये सवाल डिस्कस कर रहे थे हमें पता हाँ, था कि जवाब देंगे आप। हाँ, दोनों के खिलाफ नहीं। खतरनाक बॉलर है दोनों ना यार, आसान बॉलर आने जी, और चाहिए ना भाई। लेफ्ट हाँ, और है भी दोनों लेफ्ट आर्म। आर्म। हाँ। चलिए। अच्छा, तो अब बस हम अपना लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा, हमने देखा है क्रिकेट इवॉल्व करिए कॉन्स्टेंटली। पहले टेस्ट क्रिकेट होती थी, फिर ओडीआई की तरफ आए। अब जो फैंस है उनका रुझान ज्यादा होता है T20 वर्ल्ड का, T20 की तरफ, या फिर लीग जो होती है T10 लीग, वो ज्यादा उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो आपके ख्याल में ये जो नए फॉर्मेट्स और जो नए रूल्स आ रहे हैं, इस क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं फ्यूचर पे? देखिए, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्रिकेट आ गई है। आई थिंक मैं समझता हूँ, क्योंकि अब लीग क्रिकेट इतनी ज्यादा आ गई है कि जो हमारी नई जो यंग जनरेशन है, अगर आप ओवरऑल देखें तो सब जो है वो इसी की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पैसे भी बहुत ज्यादा आ गए हैं। जी। तो सब लड़कों का ये होता है, स्पेशली जो हमारे यंग बच्चे हैं, तो उनका भी यही कि यार शॉर्टर फॉर्मेट खेलें और 3-4 लीग्स वगैरह खेल लें जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो वो दुनिया में जो है ना उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपकी नुमाइंदगी, जो आपकी पहचान अपनी कंट्री से खेलने के लिए बनती है ना, वो आप जितनी मर्जी लीग खेल लें, जितना मर्जी आप पैसा बना लें, आपको वो पहचान नहीं मिलती। आप जितनी मर्जी, आप वही परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान से करके देखें, फिर आप देखें आपको जो वो इज्जत, जो हम्म। आपको वो शोहरत जो मिलती है, वो सब पाकिस्तान से खेलने की। क्योंकि जब पाकिस्तान का सितारा आपके सीने पे लगा हुआ होता है, तो उसकी जो फीलिंग है ना वो एक अलग फीलिंग है। ऑब्वियसली पैसा जो है वो, अब आप आजकल के दौर में पैसा बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से खेलें और एक प्रॉपर वे में आप खेलें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें 5-10 साल, तो आपको भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और वो जो इज्जत, जो शोहरत मिलती है ना, वो आई थिंक आपको पाकिस्तान खेलने से ही मिलेगी। जितना मर्जी आप लीग खेलें, लोग आपको नहीं पहचानेंगे कि आप कौन हैं, क्या हैं। आप पाकिस्तान से खेलें, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें, तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा। आज जब आप खेलते हैं तो देखते, जब आपको लोग पहचानते हैं तो हमें खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, बताते हैं कि आपने ये परफॉर्मेंस की थी, आपने वो परफॉर्मेंस की थी। लीग्स में लोग इतना इतना फॉलो नहीं करते, बहुत कम फॉलो करते हैं लोग। जी हाँ, जैसे हम फैंस, हम खुद भी उसी प्लेयर को, रिकग्निशन उस प्लेयर की सबसे ज्यादा होती है जो जो कि नेशनल टीम में परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। लीग्स में मैं खुद सिवाय पीएसएल की और कोई लीग देखते नहीं है। पीएसएल भी उसे इसलिए कि वो पाकिस्तान की लीग है। तो यही आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से खेलें तो फिर बहुत और recognition जैसे कि आपने रिकग्निशन की बात की, तो आपके ख्याल में लाइक एक प्लेयर है, सही, एक बंदा है, उसको क्यों खेलना चाहिए? क्या उसको सिर्फ इसलिए खेलना चाहिए कि लाइक उसको रिकग्निशन मिले या वो मिले, या फिर जो है वो बस पैशन की वजह से खेलना चाहिए, या सिर्फ पाकिस्तान को का नाम बुलंद करने के लिए खेलना चाहिए? क्या मकसद क्या होना चाहिए? देखिए, मकसद ऑब्वियसली, देखिए आज जो भी बच्चा क्रिकेट खेलता है, जैसे हम भी क्रिकेट खेलते थे, तो मजे के लिए। हर बच्चे का ये शौक होता है, एक ये पैशन है ना कि हमने यार शौक होता है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। जी जी। पाकिस्तान की लेकिन जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, तो उसमें आपका ये मकसद होना चाहिए कि मैंने जब पाकिस्तान के लिए खेलना है तो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है, हम्म। नॉट के मैंने अपने लिए इंडिविजुअल के लिए मैंने परफॉर्म करना है। जब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस से मेरी टीम जीते या मेरा मुल्क जीते, तो तभी ही आपको जो है ना वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। जो आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को, विराट कोहली को लोग क्यों जानते हैं, ठीक है, की पॉन्टिंग को क्यों जानते हैं लोग, इमरान खान साहब को लोग क्यों जानते हैं, वसीम अकरम को क्यों जानते हैं, आज बाबर आजम है, बाबर आजम को लोग क्यों जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं कि इनकी परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान टीम जो है वो मैचेस जीती है, आपकी कंट्री को फतह हासिल हुई है। तो बिल्कुल। यही वजह है, जैसे रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा जो है वो अभी T20 का वर्ल्ड कप जीता है,
तो दुनिया में उसकी रिकग्निशन हुई कि यार ये इंडिया का कैप्टन था, इसकी परफॉर्मेंस से, इसकी लीडरशिप में क्वालिटीज में इंडिया की टीम जो है वो जीती है, हमारी लीडरशिप में जो जीत। तो यही आपका होना चाहिए कि जब आपका गोल है कि पाकिस्तान के लिए खेलना है, लेकिन वहां वही बंदा सरवाइव करेगा जो कि अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए और अपने मुल्क के लिए खेलेगा। फिर वही बंदा जो है वो ज्यादा अरसे सक्सेस हासिल कर सकता है। तो अगर आपका गोल ये होगा कि आप अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे, तो फिर आपको सक्सेस भी वैसी ही मिलेगी फिर आपको। प्रोग्राम एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि नेक्स्ट जनरेशन के खिलाड़ियों की तरबियत में आपका क्या किरदार होगा? क्या आप किसी खास मौके का जिक्र कर सकते हैं जब आपने किसी प्लेयर की तरक्की पर कोई असर डाला हो? नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए, मेरी तो ये आदत रही है कभी भी कि मैंने कभी भी आज तक अपनी लाइफ में ये नहीं बोला कि उसको मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि हम जो अंडर में खेले, और सारे लड़के बहुत अच्छे थे। आई थिंक सब लड़के बहुत अच्छे होते हैं, सबको गाइडलाइन की जरूरत होती है। जैसे हम लोग अपने करियर में आए, जैसे मैंने बताया, मेरे करियर में वो बड़े लोग थे जिन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, इसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। कल कोई और होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, और आई थिंक मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जिन तमाम लोगों का मैंने नाम लिया है, सारे बहुत अच्छे क्रिकेटर से पहले, सबसे पहले एक बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है। आपका अगर ये इंसान बहुत अच्छे होंगे तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो आसान हो जाती हैं। तो ये सारे बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला ये जहां भी खेलें, ये पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, और अल्लाह ताला इनको बहुत इज्जत दे। जी। और सैफ भाई, जैसे अब जो है वो 2017 के बाद 2025 में अब हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, 6-7 साल बाद ही, लाइक, और जो है वो पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है, मार्च में होगा शायद। तो अब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीद है आप? देखिए, पहले तो बहुत ही अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक तो पाकिस्तान में हो रही है। ठीक हाँ। है। और आप सब लोगों से है, और आपके सब लोगों से जितने भी फैंस हैं हमारे क्रिकेट के, या आप स्कूल में भी आपके बच्चे हैं, एक तो जब भी मैचेस हो, अगर कराची में मैचेस हो रहे हैं या कहीं भी किसी शहर में मैचेस हो रहे हैं, यहाँ हमारी आवाज़ सुनाई जा रही है, तो सब जाएं, मैचेस जाके देखें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं, और लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। सबसे पहले तो हमें चैंपियन ट्रॉफी को कामयाब बनाना है, क्योंकि ये हमारा इवेंट है, हमारे मुल्क में हो रहा है। तो जितनी अच्छी क्रिकेट देखी जाएगी, उतना अच्छा पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में अच्छे रहेगा कि लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और अवैधि हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारी पाकिस्तान टीम जो है वो होम में हो रही है। हम सब अपनी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह करे पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी को रिटेन करे। सरफराज भाई, आपके साथ अ, बात करने में बहुत मज़ा आया। और मैं आपको एक चीज़ बताना चलूँ कि जनरेशन स्कूल में स्पोर्ट्स सोसाइटी की तरफ से एक फेस्टिवल होता है, अब्दुल सत्तार ईदी, आपने इसका नाम सुना भी होगा, अब्दुल सत्तार ईदी स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो इसमें सिर्फ जनरेशन से नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा स्कूलों से और कॉलेजेस से बच्चे पार्टिसिपेट कर होते हैं। और एक स्पोर्ट्स का इवेंट नहीं होता बल्कि इसके अंदर फुटबॉल, बास्केटबॉल, थ्रो बॉल और बाकी एथलेटिक्स के इवेंट्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास बच्चे आते हैं और सपोर्ट उसमें पार्टिसिपेट कर होते हैं। तो आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको क्या उनके लिए कोई मोटिवेशनल मैसेज देते हैं आप? नहीं, बच्चों को मेरा यही मैसेज है कि पढ़ाई के साथ साथ जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जो है वो जरूर पार्टिसिपेट किया करें, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स खेलना। हर वक्त जो है ना वो पढ़ाई में नहीं लगे रहना, क्योंकि उससे फिर आपका दिमाग जो है ना वो फिर वो एक ही तरफ रहता है, वो फ्रेशर अप नहीं रहता। तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ऐसी है कि बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, और हर बच्चे को चाहिए वो स्पोर्ट्स में पार्ट ले। अगर वो नहीं भी लेता, जिसको नहीं भी शौक है, तो मैं उसको ये मैसेज दूंगा कि वो जाए, एटलीस्ट अपने क्लास फेलो के साथ वो टाइम जरूर स्पेंड करे, ग्राउंड के अंदर जाए, रनिंग करे। नहीं खेलना है लेकिन उनके साथ वो टाइम गुजारे, और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को जो है ना वो जरूर करे। और मैं ऑब्वियसली, मेरा मैसेज आता है क्रिकेटर, मैं प्रोफेशनल, मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अपनी क्रिकेट की टीम बनाएं। हम्म। ठीक है। उन बच्चों को आपस में मैचेस खिलाएं, ताकि यू नेवर नो, आपके स्कूल की नुमाइंदगी होनी चाहिए भाई। जनरेशन स्कूल है, पता चलना चाहिए कि भाई जनरेशन स्कूल से कोई बच्चा जो है वो पाकिस्तान लेवल पे जो है वो नुमाइंदगी करे। कोई बच्ची आए स्पोर्ट्स में, वुमेन्स की टीम में कोई बच्ची आए, कोई नुमाइंदगी हो, क्योंकि जनरेशन स्कूल का एक बहुत बड़ा नाम है कराची में। ठीक है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, जो आपके हेड हैं उनको ऑब्वियसली उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई आप कोशिश करें कि आपके स्कूल से बच्चा जो है वो आपके शहर की नुमाइंदगी करे, अंडर 16 खेले, 19 खेले, पाकिस्तान टीम की तरफ आए। तो ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट होता है हम जब अपने स्कूल का नाम लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारे जो असातिज़ हैं उनको बहुत खुशी होती है कि हमारे स्कूल के बच्चे, मैंने हिफ्स किया है दिक्र रसूल अतफाल से। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने स्कूल का नाम लेता हूँ। मैं जहूर स्कूल से मैंने खेला,
गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल से मैंने इंटर स्कूल क्रिकेट खेली। तो ये होना चाहिए ऑब्वियसली, इतने सारे बच्चे, आप हजारों बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपकी टीम होगी, तो एक बच्चा भी अगर आपके स्कूल से निकला है तो आपकी स्कूल की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने, आपके स्कूल से एक बच्चे ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। तो बिल्कुल टीम होनी चाहिए आप लोगों की भी। जी, हमारा ये इवेंट इसीलिए हो रहा है, जिस 12 से 19 अक्टूबर तक हो रहा है। और उसमें जो है हम यही कर रहे हैं ताकि जो एथलीट्स है ना वो अपनी स्किल्स पहचाने कि यार मैं तो स्कूल लेवल पे इतना अच्छा खेल रही हूँ, तो आगे जाके तो मुझे जरूर ट्राई करना चाहिए और जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो बिल्कुल ट्रायल्स होते हैं नेशनल्स वगैरह के, तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ 12 से 19 हो रहा है। जी ये हर महीने ये एक्टिविटी होनी चाहिए, जी जी। तभी फिर बच्चों को शौक पैदा होगा। इसलिए मैं बार बार ये इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने स्कूल क्रिकेट से क्रिकेट खेली है, आज क्या हो गया है, स्कूल में कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं हो रही है, सिर्फ चंद दिनों का एक मेला टाइप होता है। उसके बाद फिर पूरा साल जो है ना वो मिस जो है ना वो इम्तिहान देती रहती हैं, मंथली टेस्ट लेती रहती हैं, सब ये टेस्ट की तैयारी कर लो, वो टेस्ट की तैयारी कर लो। स्कूल में ये भी होना चाहिए कि भाई ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट हो रहा है, इस महीने हम पूरा इंटर स्कूल टूर्नामेंट खेलेंगे। अब इस महीने आज हाँ पढ़ाई नहीं करेंगे, आपने मिस बच्चों बैठी के है। दिल की बात कर दी सर। हाँ दिल की बात की है बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक स्कूल क्रिकेट खेली है, मैंने इंटर स्कूल खेली है, इंटर कॉलेजिएट खेली है, उसके बाद मैंने ये सारा प्रोसेस पूरा किया। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि साल में 2-3 टूर्नामेंट जो है वो इंटर स्कूल होने चाहिए, ताकि बच्चों को इधर बच्चे पेपर की तैयारी के अलावा क्रिकेट की तैयारी भी करें कुछ। चलें, जज़ाकल्लाह सरफराज भाई, बहुत बहुत मज़ा आया और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ख़ास तौर पे जो आपने वो 3 बातें की थी ना, कि एक तो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र करें और हमेशा नमाज पे फोकस रखें, और तीसरी नमाज और बात, कुरान शरीफ दोनों। जी, नमाज और कुरान शरीफ दोनों, और तीसरी बात कि अपने पेरेंट्स के बाद अपने जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट हाँ करें। तो ये बहुत मुझे, ये चीज़ें मुझे ख़ास तौर पे, इन चीज़ों ने मुझे दिल पे मुझे लगी ये बातें। और दूसरी बात, आपकी जो हम्बलनेस है माशाल्लाह, बहुत, उसका भी आपको मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपकी हम्बलनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सर भाई, आपने जो ये बात की कि अपनी कंपनी अच्छी रखें, तो ये तो बहुत ही एक सुनहरा पॉइंट है आजकल की यूथ के लिए, कि जो बगैर देखे बगैर जाने दोस्त बना लेते हैं और ये समझते हैं कि यही दोस्त हैं और हमारे पेरेंट्स गलत हैं और दोस्त सही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें जो है वो, मुझे एज अ कैप्टन आपसे बहुत अच्छी एडवाइस मिली और मैं इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट भी करूंगी और टीम को साथ लेकर चलूंगी, और जो है वो एक दोस्ती का बॉन्ड है ना वो बना के रखूंगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और आई एम बहुत श्योर शुक्रिया, बच्चों को बहुत सीखने को मिला होगा आपसे आज। जी, बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। और अल्लाह आपके हाफिज। आने वाले मैच के लिए बेस्ट ऑफ द लक, जो कल है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।